नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी में हम बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे, आपको कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताएंगे। उतना ही नहीं, हम आपको एक खास न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ में मिलाने वाले हैं जो आपके बारे में बहुत सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं जो आपको मालूम रहना ज़रूरी है, ये चीज़ें भी आपको स्पेशली बताई जाएगी। इसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपके बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या डब्ल्यू डी गान न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे। और अगर वो करते थे तो उन्होंने हमको कुछ चीज़ें उसके बारे में बताई है, जैसे कि उनकी एक रीडिंग लिस्ट थी जहाँ पे उन्होंने न्यूमरोलॉजी की कुछ किताबें हमको बताई है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है कि नहीं। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन और न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें, बट यस इनका कुछ तालमेल है कि नहीं। न्यूमरोलॉजी क्या होता है, न्यूमरोलॉजी किस तरह की होती है, तो हम ये जानेंगे एक स्पेशल गेस्ट के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हमको क्या क्या डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले सवाल आ जाता है कि क्या डब्ल्यू डी का न्यूमरोलॉजी इस्तेमाल करते थे। इसका जवाब देने के लिए हम जाएंगे डब्ल्यू डी गान की जो बुक्स होती थी सेल पे। यानी उन्होंने जो रेफरेंस किताबें बताई थी कि यस आप ये किताबें पढ़ सकते हो, उसको उसके द्वारा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। तो वहाँ पे उनका जो पहला टॉपिक था वो था न्यूमरोलॉजी। और न्यूमरोलॉजी की उन्होंने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किताबें बता के रखी थी जो उनकी लिस्ट में थी। चलो मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ। ये उनकी लिस्ट थी बुक्स फॉर सेल, और वहाँ पे जो पहला टॉपिक था वो था न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बाद में एस्ट्रोलॉजिकल भी था। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ये जो किताबें हमने आपको बताई है, यहाँ से ये स्नैपशॉट लिया हुआ है। और ये यहाँ पे 12 किताबें हैं अलग अलग ऑथर्स की। और ये किताबों के यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिफारियल करके है, कबाला ऑफ नंबर्स के। तो ये जो डब्ल्यू डी गान की रीडिंग लिस्ट है, जैसे मैंने बताया न्यूमरोलॉजी का बुक्स है, एस्ट्रोलॉजी का बुक्स है और साइंटिफिक एंड मिसलेनियस भी है। तो इसमें जो न्यूमरोलॉजी के बुक्स है ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे। आपको अगर ये किताबें चाहिए तो यस एक एक करके हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि एटलीस्ट आप एक किताब पूरी पढ़ लो। ये ऐसा नहीं कि हम शेयर नहीं करेंगे, बस यही है कि एक किताब आप पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ ले, फिर दूसरी किताब भी हम धीरे धीरे करके आपके साथ में शेयर करना शुरू कर देंगे। तो यस ये चीज़ है। इसके साथ में हम एटलीस्ट ये चीज़ बता सकते हैं कि डब्ल्यू डी कान न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये चीज़ें हमको बता के भी रखी थी, कैसे बताई थी उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो डब्ल्यू गान के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है डब्ल्यू गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। चलिए वो किताब चेक करते हैं। देखिए ये वो किताब है, डब्ल्यू गान ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आइए इसमें से कुछ बेसिक चीजें हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और चेक करते हैं कि डब्ल्यू गान हमको क्या बताना चाहते थे स्पेशली न्यूमरोलॉजी के बारे में। हम डब्ल्यू गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये किताब के पेज नंबर 4 पे है। यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें हमको बताई हुई है, चलो जस्ट उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है द फैक्ट दैट द एंशियंट्स रोट देयर नंबर्स एंड लेटर्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स ओपन द वे टू हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ दैट रूल्स ऑल थिंग्स। He found that every letter and every number was written in a geometrical angle that determined the power of its vibration. ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है यहाँ पे दी गई है। और सबसे पहले तो हमने पहले के वीडियोस में भी स्पेशली चेक किया हुआ है, नंबर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक वे में लिखे गए हैं। और नंबर्स जो है वो एंगल्स के साथ में एसोसिएटेड है। अभी सिर्फ एंगल्स के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ में भी एसोसिएटेड है। ये आपको शायद थोड़ा इसमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो जैसे हमने बताया कि यस जो नंबर्स है वो एंगल्स के साथ में एसोसिएटेड है। और ये हमने पहले के वीडियोस में भी डिटेल्स बताई हुई है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं वो स्पेसिफिक वीडियो में।
आगे में वो बताते हैं, नोइंग दिस वाइब्रेशन इन द लेटर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स नेम, in the letters contained in the name of a stock, or in the letters of name of the country or a ruler, the destiny of that individual, that stock, or that ruler and country can be correctly seen. तो ऐसे कुछ हो सकता है कि उसके नाम के मुताबिक या फिर और कुछ डिटेल्स के मुताबिक हम वो बंदे के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा कुछ डिटेल्स है जहां पे हमको ये चीज बारीकी से पता कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि यस, जो लेटर्स होते हैं, इंडिविजुअल का नाम होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होते हैं जो हमको समझना जरूरी है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में नहीं, ये स्टॉक्स के बारे में भी है। तो चलिए हम ये डिटेल समझना थोड़ा शुरुआत करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। आगे में वो बताते हैं, आई हैव फाउंड दैट इन द स्टॉक इटसेल्फ एग्जिस्ट इट्स हार्मोनिक और इनहार्मोनिक रिलेशनशिप टू द ड्राइविंग पावर और फोर्स बिहाइंड इट। तो ये है पेज नंबर 10 पे, जो किताब है डब्ल्यू गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे। तो देखिए पेज नंबर 10 है किताब का, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, I have found that in the stocks itself exists its harmonic or inharmonic relation to the driving power or force behind it। तो यस, ये किताब, ये डिटेल जो है वो उन्होंने किताबों में दे के रखी है, और उतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हमको बेसिकली डिटेल्स ऑलरेडी ये किताब के द्वारा, उनके आर्टिकल्स के द्वारा बताया हुआ है। आगे में वो हमको बताते हैं, दैट एन ओरिजिनल इम्पल्स ऑफ एनी काइंड फाइनली रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू पीरियोडिक और रिदमिकल मोशन। तो ये भी एक साइंस से जुड़ी हुई डिटेल्स है, ये सिर्फ आपको पीरियोडिक लॉ में नहीं मिल जाएगी, बट यस, ओवरऑल जो मोशन का पार्ट होता है साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी फिजिक्स में स्पेशली आप अगर डिटेल्स ढूंढना चाहो तो आपको मेटाफिजिक्स में ये चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल्स में पता चलेगी। आगे में वो हमको बताते हैं, आफ्टर ईयर्स ऑफ पेशेंट स्टडी आई हैव प्रूवन टू माई एंटायर सेटिस्फैक्शन एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटेड टू अदर्स दैट वाइब्रेशन एक्सप्लेन्स एवरी पॉसिबल मूव। तो ये देखिए, इन्होंने शायद वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो उन्होंने बताया हुआ है उसके बारे में भी हमको डिटेल्स दिया हुआ है। अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें, यस, न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन अलग है, यस, उसका इस्तेमाल जो है अलग तरह से होता है। न्यूमरोलॉजी उसके साथ में जुड़ी है कि नहीं, ये एक अलग सवाल है। तो जैसे हमने अभी तक चेक किया है कि डब्ल्यू गान ने नंबर्स के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में हमको डिटेल्स बताया हो, और उनके द्वारा कुछ चीजें हमको पता चल सकती है जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अभी देखिए, दोनों का जो जो डिटेल्स हमको पता करना चाहिए, वो हम धीरे धीरे करके एक बार समझेंगे, क्योंकि वो डिटेल समझना बहुत जरूरी है। नंबर्स और लेटर्स हमसे, एक इंडिविजुअल के साथ में, एक स्टॉक के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, और हमको वो चीजें कैसे समझ में आ सकती है। देखिए, 1909 में ही डब्ल्यू गान फेमस होना शुरू हो गए थे, जब भी उनकी एक इंटरव्यू हुई थी द टिकर इन्वेस्टमेंट एंड डाइजेस्ट, ये जो मैगजीन है उसके साथ में ये आर्टिकल आया था 1909 में। बट उसके बाद में भी और कुछ क्रिटिकल चीजें की थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की हुई थी और बताया था कि यस, ये ऐसी चीजें होने वाली है, प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसमें से एक थी 1919 की बात, जहां पे एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने स्पेशली बताया था। ये चीज है विलहेल्म टू हॉन हॉन्जिलन के बारे में। तो ये बंदा काइजर करके भी फेमस है। तो ये जो आर्टिकल है, ये द न्यूयॉर्क हेराल्ड मैगजीन में आया था जनवरी 5 1919 का। यहाँ पे उन्होंने बताया, सीज द काइजर शॉट वाइल ट्राइंग टू फ्ली हिज प्रिजन, student of the law of vibration, who also is a prophet of note and a seer of first quality, makes another prediction regarding the fate of the man named Ho Henzelan, who
until late said he was the great warlord and also the most high admiral of the Atlantic. ये आपको आर्टिकल गूगल पे मिल जा सकता है अगर आप अच्छी तरह से उसको सर्च करो तो। तो उन्होंने काइजर के बारे में कुछ चीजें बताई थी। वो बोलते हैं, फाइंड एग्जैक्टली बाय अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल्स what is meant by each letter in a man's name, and his destiny is at once an open book to you. The same goes in regards to countries and rulers. That is all there is to it. तो ये शायद कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बोलते थे, और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बताया है ज्योमेट्रिकल एंगल्स के बारे में, जो एक बंदे के नाम में आ जाते हैं, उसके जो लेटर्स होते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय ईच लेटर इन अ मैन्स नेम। तो बंदे का नाम जो है वो उसके इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमको बहुत सारी डिटेल्स शायद मिल सकती है, जो डब्ल्यू गान ने खोज ली थी, और उसके द्वारा वो हमको बहुत सारी चीजें बताते भी थे। आपको मिल जाएगा डब्ल्यू गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन पेज नंबर 14 पे। तो देखिए ये पेज नंबर 14 है, और यहाँ पे उन्होंने दिस इज द सीक्रेट ऑफ द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए ये सीक्रेट उन्होंने बताया है जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में है, और वहाँ पे बोलते हैं स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल्स व्हाट इज मेंट बाय। यहाँ पे बताते हैं, फाइंड एग्जैक्टली बाय अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल्स व्हाट इज मेंट बाय ईच लेटर इन अ मैन्स नेम, एंड हिज डेस्टिनी इज एट वंस एन ओपन बुक टू यू। द सेम गोज इन रिगार्ड्स टू कंट्रीज एंड रूलर्स, दैट इज ऑल देयर इज टू इट। ऐसा करके वो स्पेशली बताते हैं। आगे वो हमको बताते हैं, डब्ल्यू गन, a Wall Street broker, is the discoverer of the law of vibration and its application to matters mundane, says the New York Herald. In its particular relation to the man Ho Hansilern, Mr. Gunn wrote as follows for the Herald magazine. Wilhelm Hohenzollern, the infamous imperial scoundrel whose crimes against women and children have debauched and shocked the civilized world and caused him to be the most hated and despised man in history, was born January 27th, 1859। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। क्या डेट ऑफ बर्थ एक आदमी के बारे में चीजें बता सकती है? ये शायद हमने एस्ट्रोलॉजी में सुना था, बट यस न्यूमरोलॉजी में भी इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, यस हम ये जरूर जानेंगे। आगे में वो क्या बोलते हैं, हिज मदर प्रिंसेस विक्टोरिया एडिलेड मैरी विटिन वॉज born November 21st, 1840। अभी यहाँ पे जोड़ी गई है और एक कड़ी जो शायद हमारे लिए नहीं है, वो है मदर्स नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। चलिए चेक करते हैं डब्ल्यू गान इसके बारे में हमको आगे क्या बताते हैं। A study of the mother's maiden name, which always reveals the secret nature and future destiny of a male child more than the father's name, indicates the remarkable event in the Kaiser's life. Her name shows that the husband lacked love and sympathy for her, which is fully manifested in the depraved feelings and unsympathetic nature of her son। तो देखिए, एक बंदे के बारे में, एक इंसान के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई बंदे का नाम क्या है। वो आ गया, जो आ जाते हैं अल्फाबेट्स के साथ में रिलेटेड। उतना ही नहीं, वो बंदे का डेट ऑफ बर्थ भी है, जो उतना ही जरूरी है। ये दोनों चीजें हो गई जो इंडिविजुअल के बारे में है। वो छोड़ के जो उनके पेरेंट्स है, उनकी डिटेल्स भी इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, जहां पे हमको डब्ल्यू गन ने स्पेशली ये चीजों के बारे में हमको बताया हुआ है। कैसे, चलो आगे में देख करते। द नेम हो हैंजिलर्न shows that he would inherit from his father an unbalanced mind। ये कहाँ से आ गया, ये उसके सरनेम से आ गया। That he would be an egotist, a braggart, and a selfish coward
No one doubts that none other than a depraved and insane mind could have conceived the idea of world dominion. आगे में डब्ल्यू गन हमको बताते हिज नेम एंड नंबर्स इंडिकेटेड दैट ही वुड इनहेरिट अ थ्रोन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ एंड देन लूज देम ऑल इन हिज ओन एक्ट। तो देखिए, जहाँ पे आप पैदा होते हो, जिस घराने में आप पैदा होते हो, जिस पेरेंट्स के पास में आप पैदा होते हैं, ऑफ कोर्स आपको उनकी वेल्थ तो मिल जाती है, इनहेरिटेंसी लॉ जो होता है उसके मुताबिक। बट उतना ही नहीं, आगे में उन्होंने बताया है, डब्ल्यू गन हमको बताते हैं, then lose them all in his own acts. His numbers reveal the fact that all vain hopes would be defeated in the end. तो क्या नंबर्स या फिर आपका जो नाम होता है इतना पावरफुल होता है, या उसके द्वारा हमको डिटेल्स समझ में आ सकते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमको खुद को पूछना है। और ये जो डिटेल्स है, शायद न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ये जो किताबें है, जो डबडी कान ने वो समय में सेल पे रखी थी, उनको ये रेकमेंडेड रीडिंग लिस्ट भी कहा जाता है। तो इसमें से हमको कुछ किताबों में से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या, या फिर कुछ डॉट्स हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहां से हमको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? हम ये डॉट्स को जोड़ के ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि डब्ल्यू खान ने ये चीज़ों के बारे में हमको जितनी इंफॉर्मेशन रिवील करनी चाहिए थी या फिर हमको पता करनी चाहिए, वो दी नहीं है। बहुत सारी डिटेल्स है वो जो हमको आगे में बताते हैं। ये सिर्फ डब्ल्यू गन ने काइजर के बारे में नहीं बताई थी, बट यस, जो भी अलग अलग प्रेसिडेंट्स थे उसके बारे में भी बताए थे। फॉर एग्जाम्पल, a name ending with N leaves a record which is famous long after that, as in the case of George Washington, Abraham Lincoln, Duke of Wellington, and Woodrow Wilson. When H is the initial letter, it attempts to create a position of wealth and power through destruction. It afflicts or opposes W and N. The evil tendencies William Hohenzollern inherited from his father's name caused him to break the heart of his mother, whose noble qualities were shown by the fact that her name began with W and ended with N. तो उनकी जो माताजी थी कैजर की, प्रिंसेस विक्टोरिया एडिलेड, इनका नाम था मैरी लुइसा वेटिन। डब्ल्यू से शुरू होता है उनका सरनेम और एंड होता है एन में। डब्ल्यू और एन जो कॉम्बिनेशन डब्ल्यू गन ने हमको बताया था वो, especially when the surname begins with W and ends with N. The letter N is the most powerful. The letters W in a twin letter or a letter with a dual nature, while it is one of justice and fairness, when afflicted, it becomes one of the most selfish and debased influences. The letter N in the most powerful letters for producing wealth and fame, especially when the surname begins with W and ends with N. तो यहाँ पे उनकी जो मदर का सरनेम था, मिडन नेम, वो डब्ल्यू से शुरू होता था और एंड होता था एन में, वेट इन। तो शायद ये न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है, इसलिए शायद वो सरनेम्स उस तरह से आए हैं, पता नहीं। बट यस, यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स बताई हुई है। और उन्होंने बहुत सारे ब्रदर्स के बारे में एग्जाम्पल दी है हमको, जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, एन से एंड होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में भी बताया था, काइजर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर्स 5, 7 एंड 9 आर वेरी अनफेवरेबल फॉर हिम. The fifth, seventh, and ninth month of the year, as well as fifth, seventh, and ninth month from his birthday, are very evil and eventful in his life. तो मई, जुलाई, सितंबर, ये जो मंथ्स है वो स्पेशली बताए। उतना ही नहीं, उन्होंने बोला है फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ मंथ फ्रॉम हिज डेट ऑफ बर्थ। स्पेशली देखिए, एक स्पेसिफिक वीक्स है वो भी बताया है। लेट्स एग्जांपल, मार्च 20 टू 27, मई 10 टू 14, जून 2 टू 5, अगस्त 23 टू 25, अक्टूबर 10 टू 13, और नवंबर 17 टू 13। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इविल पीरियड्स ऑफ हिज ईयर। तो 1919 के बारे में ये स्पेसिफिक उन्होंने डिटेल्स भी बताए हुए।
तो डब्लिगान ने ये चीजें प्रेडिक्ट करके रखी थी। ही फोर टोल्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड द एब्डिकेशन ऑफ काइजर टू द डे इट अकर्ड। तो ये उन्होंने स्पेशली पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था। एंड हिज प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ बिग स्टॉक्स हैव बीन फॉर द ईयर्स द टॉक ऑफ द ब्रोकर्स। तो यस ऑफ कोर्स इन्होंने ये चीजें बताई थी। कैसे बताई थी? यस, ये हमको चीजें समझ के लेनी है, और उसके लिए हमने रेफरेंसेस बुक जो डब्लिगान ने खुद के बताई है, यस ये पढ़नी पड़ेगी आपको, तो ही आपको शायद ये डिटेल्स पता चलेगा। आगे में हमारे टॉपिक्स रहेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी की टाइप्स क्या होती है, शायद डब्लिगान ने क्या इस्तेमाल की थी, वो हमको थोड़ा उसमें से शायद क्लू मिल सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि डब्लिगान ने क्लियरली कहीं पे भी बताया नहीं है कि वो किस तरह से ये चीज़ें इंटरप्रेट करते थे। ऑफ कोर्स उनके कोर्सेस है, उनकी किताबें हैं, बट कहीं पे भी उन्होंने क्लियरली करके ये चीज़ें बताई नहीं है। तो सवाल आता है कि ये चीजें हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए शायद आपको नेक्स्ट एपिसोड तक रुकना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हम एक खास न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ में मिलाएंगे, जो सिर्फ एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, बट उन्होंने बहुत सारे किताबों में से अध्ययन किया है, स्टडी किया है, जहाँ से शायद उन्होंने कुछ हिंट्स उठाए उठाए हैं, जो हमको कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकते। तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, आपके खुद के बारे में भी कुछ चीज़ें समझनी है, तो यस जुड़े रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट सेशन के लिए, जहाँ पे आपको हम ये डिटेल्स शेयर करेंगे। ये वीडियो के लिए हमने आज की ही डेट क्यों सेलेक्ट की, 22 दिसंबर, बिकॉज ये विंटर सोल्स्टाइस है। ये आपको एक नए ईयर की जैसी शुरुआत होती है, वैसे ही उसके सेलिब्रेशंस होते हैं। आप अगर हमारी हिस्ट्री चेक करोगे, तो हिस्ट्री में स्पेशली विंटर सोल्स्टिस से लेके कुछ टेम्पल्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि गोबलाकी टेपी है। इसके बारे में हमने कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ये दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फिर आपको आगे की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डब्ल्यू गान ने भी ये चीज़ें स्पेशली उनकी किताबों में डिटेल्स लिख के रखी है। बस इतना ही है कि ये सीजनल चेंज होते हैं, और सीजनल चेंज हमारे लिए पहले से ही समझना बहुत ज़रूरी है। आपको वो चीज़ों का कॉज भी पता रहना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।